नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। कोरोना संकट, वो दौर जहां हर खासुआम को आगाह कर दिया गया है कि वो एक अदृश्य वायरस से सावधान रहे और अपने किवाड़ों को बंद कर ले और सड़कों पर कतई ना निकले। इस माहौल में अभी बीमारी का डर है और बाद में आर्थिक महामारी का। ऐसे हालात में कल कोई व्यापारी बर्बाद ना हो जाए, कोई कर्मचारी बेरोजगार ना हो जाए, किसी घर से खुशहाली ना चली जाए, इसके लिए बहुत दूरंदेशी की जरूरत है। और इस दूरंदेशी का तकाजा है कि अभी लॉकडाउन के सूरत हाल में कोई दिहाड़ी मजदूर, कोई मेहनतकश भूखा ना रहे और भूखा ना सोए। और यही बात कही गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। सीएम योगी ने अफसर और सरकारी कमिश्नरी ये तय करे कि प्रदेश में आज कोई भूखा ना रहे और कल कोई बर्बाद ना हो जाए। और इसीलिए कोरोना संकट की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला। शुरुआत से ही सड़क पर निकल पड़े बिना डरे। तब से लेकर अब तक हालात पकड़ में है और यही वजह है कि यूपी जैसा बड़ा राज्य संभला हुआ है, संक्रमण काबू में है और समस्याएं लगातार हल की जा रही हैं। इसीलिए यूपी में लोग ये कह रहे हैं कि लॉक हैं, डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं यूपी वाले और योगी हैं हमारे रखवाले। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन परिसर में एक सफाई कर्मी कोरोना संक्रमित, पूरे परिवार को आइसोलेशन में भेजा गया। साथ ही 30 घरों के लोगों को भी सेल्फ आइसोलेशन में भेजा गया। राष्ट्रपति भवन के एक अधिकारी भी सेल्फ आइसोलेशन में है। कोरोना संक्रमण को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा कोरोना के खिलाफ युद्ध जैसी लड़ाई लड़ रहे हैं, हर हालात से निपटने के लिए सेना तैयार। राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को राहत, केंद्र का राज्यों को निर्देश, खेती, निर्माण, मनरेगा जैसे क्षेत्रों में मजदूरों को काम दें, लेकिन दूसरे राज्यों में जाने पर पाबंदी बरकरार। वैश्विक महामारी के बीच यूपी के कई जिलों से अच्छी खबर, प्रयागराज जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त, तीसरी रिपोर्ट भी आई नेगेटिव। पीलीभीत, हाथरस, महराजगंज, बरेली, शाहजहांपुर कोरोना फ्री। सीएम योगी ने टीम 11 की बैठक में लिए बड़े फैसले। मुख्यमंत्री ने करीब 5 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की संभावनाएं तलाशने के दिए निर्देश। 20 अप्रैल से शुरू होने वाले उद्योगों को मिलने वाली सशर्त छूट पर भी चर्चा। सभी जिलों के अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। लॉकडाउन में छूट से पहले तैयारियों पर की समीक्षा। गैर जरूरी सामान की ऑनलाइन बिक्री पर पाबंदी जारी, ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का निर्देश। 20 अप्रैल के बाद भी गैर जरूरी सामान की ऑनलाइन शॉपिंग शुरू नहीं होगी। बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने की तबलीगी जमात के ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग, कहा देश में कोरोना संक्रमण फैलाने की जिम्मेदार है जमात। रामपुर में सैनिटाइज करने गए युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया जबरन सैनिटाइजर पिलाने का आरोप, मुकदमा दर्ज। गोवा देश का पहला राज्य जहां अब एक भी मरीज नहीं, 7 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर लौटे। देश में अब 54 जिले जहां 14 दिन से कोई मरीज नहीं। पूरी दुनिया कोरोना महामारी की बड़ी कीमत चुका रही है। वर्तमान और भविष्य दोनों दांव पर है। चिंता जताई जा रही है कि लॉकडाउन के बाद विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है, अर्थव्यवस्था की जो है सुस्त हो सकती है, रोजगार के अवसर घट सकते हैं। मतलब यह कि कोरोना संकट के बाद एक और संकट आ सकता है। अलबत्ता उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी से दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए हैं ताकि कोरोना संकट का असर अर्थव्यवस्था पर ना पड़े। विदेश निवेश को लाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही ओडीओपी के जरिए छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देने का प्लान तैयार किया गया है। कोरोना काल में नहीं बिगड़ेगी अर्थव्यवस्था की सेहत।
अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का योगी प्लान। विदेशी कंपनियों को सौगात देने की तैयारी। ओडीओपी के जरिए होगा रोजगार सृजन। रिवॉल्विंग फंड से सुधरेगा महिलाओं का जीवन। संकट की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना से निपटने के लिए हर संभव कदम तो उठा ही रही है, मजदूरों को राहत और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का प्लान भी तैयार कर रही है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने वाली चीन से जब तमाम कंपनियां कारोबार समेटने की तैयारी में हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार इसे संभावनाओं के रूप में देख रही है। योगी सरकार ने चीन से शिफ्ट होने का मन बना रही कंपनियों को यूपी बुलाने के लिए लुभावनी योजनाएं बनाने की तैयारी शुरू भी कर दी है। जानकारों के मुताबिक उनके पास विकल्प कम हैं और उन विकल्प में भी सबसे बड़ा विकल्प भारत है। लिहाजा ये कंपनियां भारत का रुख करती हैं तो यूपी में उन्हें लुभावनी पॉलिसीज के जरिए आकर्षित करने का खाका तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और सूक्ष्म लघु एवं मझोले उपक्रम मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह की निगरानी में एक समिति को विदेशी कंपनियों को यूपी लाने के लिए पॉलिसी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। चाइना से जो इंडस्ट्रियां या इन्वेस्टमेंट्स का जो पलायन होने वाला है उसको भारत या उत्तर प्रदेश के अंदर, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में हम लोग कैसे ला सकते हैं, जो स्ट्रैटेजी है उसके बारे में समझना, जिससे कि हम उतने ही एग्रेसिव होकर यहाँ पे अपनी रणनीति बनाए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मुख्यमंत्री जी ने एक दफे आदेश भी दिया है, पहले भी दिया है, और आने वाले समय में उनको ये कार्य योजना लेके हम लोग सबमिट भी करने वाले। उत्तर प्रदेश सरकार का प्लान सिर्फ इतना भर नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों से वापस लौटे मजदूरों के रोजगार सृजन के लिए एक समिति गठित की है, जो कि स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य फोकस छोटे और मझोले उद्योगों पर है, जिनके लिए आने वाले वक्त में रोजगार मेला और लोन मेले का आयोजन करने की योजना है, ताकि इन उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके, रोजगार के अवसर तलाशे जा सकें। कोरोना से निपटने के लिए किए गए लॉकडाउन का असर अर्थव्यवस्था पर ना पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने रिवॉल्विंग फंड की स्थापना की है, जिससे मिलने वाली राशि का उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला स्वयं सेवी समूहों को बढ़ावा देने में इस्तेमाल करने का फैसला किया है। कुल मिलाकर कहें तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस ओर कदम बढ़ा दिए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार को तेज किया जा सके, रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सके, उत्तर प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब इससे जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की दूसरी सबसे बड़ी राज्य की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था लड़खड़ाए ना, इसीलिए 20 अप्रैल से एसेंशियल सर्विसेज के साथ लॉकडाउन में ढील मिलेगी। यूपी के सभी सरकारी ऑफिस को कल से खोलने के निर्देश दिए गए हैं। 9 प्रकार के उद्योगों को सशर्त चलाने की अनुमति दी गई है। सरकार ने किसानों, कृषि से संबंधित तमाम गतिविधियों में छूट दे दी है। शुक्रिया अंजलि, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी दर्शकों को। अब हम दर्शकों को एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। टीम 11, जिसका जिक्र लगातार होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करते हैं। आखिर टीम 11 क्या है, अब ये हम आपको बताने जा रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से जो संकट खड़ा हुआ है, उससे निपटने के लिए योगी सरकार ने 11 कमेटियों का गठन किया है, जिसे टीम 11 कहा जा रहा है। ये वो टीम है जो कोरोना के खिलाफ जंग में उठाए जा रहे कदमों को धरातल पर लागू करने, जनता की समस्याओं को दूर करने का लगातार हर पल काम कर रही है। चीन के वुहान में 3000 से ज्यादा मौतों के बाद इटली और स्पेन जैसे देशों में भी कोरोना संक्रमण बुरी तरह से पैर जमा चुका था। यहां तक कि अमेरिका भी लड़खड़ाने लगा था। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत जैसे विशाल देश में लॉकडाउन का ऐलान किया।
इसके बाद ही ऐसे सवाल भी उठने लगे कि भारी जनसंख्या वाले देश में ये तरीका कैसे सफल होगा, खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां की जनसंख्या ब्राजील जैसे देश के लगभग बराबर है। चुनौती भारी थी, लेकिन सीएम योगी ने भी ठान लिया था कि वो कोरोना संक्रमण को उत्तर प्रदेश में पैर पसारने नहीं देंगे। लिहाजा सीएम योगी ने राज्य पर आए इस बड़े खतरे से बहुत ही अनुशासित तरीके से निपटने की योजना बनाई। उन्होंने उत्तर प्रदेश के आला नौकरशाहों को इस जंग में सीधे झोंकने का फैसला किया और सबको एक एक चीज की जिम्मेदारी सौंपकर उनकी जवाबदेही भी पक्की कर दी गई। इस टीम को सीएम योगी की टीम 11 कहा जाने लगा। सीएम योगी की टीम 11 में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार नौकरशाहों को चुना। इस टीम में शामिल हर अफसर अपने काम में पूरी तरह से माहिर है। आर.के. तिवारी, राज्य के मुख्य सचिव, 1985 बैच के इस आईएएस अधिकारी पर भारत सरकार और दूसरे राज्यों से तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी है। आलोक टंडन, 1986 बैच के आईएएस अधिकारी, औद्योगिक विकास के आयुक्त हैं। कर्मचारियों को वेतन, जरूरतमंदों को सरकारी मदद मिले, ये तय करना इनकी जिम्मेदारी है। आलोक सिन्हा, कृषि उत्पादन आयुक्त हैं। लोगों तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जिम्मेदारी इनके पास है। अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव गृह हैं। लॉकडाउन का पालन और कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जिम्मेदारी उस कमेटी की है जिसके अवनीश अवस्थी अध्यक्ष हैं। रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव राजस्व, प्रदेश स्तर और जनपद स्तर पर कंट्रोल रूम से जुड़ी अहम जिम्मेदारी देखती हैं। अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, कोविड-19 से जुड़ी मेडिकल व्यवस्था की देखरेख कर रहे हैं। भुवनेश कुमार, प्रमुख सचिव पशुपालन हैं, जो पशुओं से जुड़ी हुई सभी जरूरतों पर नजर रख रहे हैं। हितेश चंद्र अवस्थी, यूपी पुलिस के डीजीपी हैं, जो पुलिस और जेल की व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव वित्त हैं, जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव कृषि हैं। खाद्यान्न खरीदने की जिम्मेदारी उनकी देखरेख में आने वाली कमेटी कर रही है। मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव पंचायती राज हैं। पानी के साफ पानी और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था उनकी अध्यक्षता वाली कमेटी के पास है। जाहिर है सीएम योगी की टीम 11 में हर किसी का काम तय है, लिहाजा उनके बीच बेहतरीन तालमेल है। इस तालमेल की एक वजह यह भी है कि सीएम योगी खुद टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर या जरूरत पड़ने पर सीधी बैठक कर बड़े और अहम फैसले करते हैं। इसी का असर है कि इतनी बड़ी महामारी को भी उत्तर प्रदेश जैसा राज्य आसानी से पार कर रहा है। विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। तो योगी की टीम 11 में कौन कौन शामिल है ये आपने देखा। अब इससे जुड़ी जानकारी ये कि आखिर टीम 11 है क्या। लॉकडाउन हर हाल में सफल हो, इसीलिए टीम 11 का गठन किया गया। ये 11 समितियां हैं जिसे टीम 11 का नाम दिया गया है। समितियों में अलग अलग विभाग के प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारी शामिल हैं। टीम की आवश्यक सामान पहुंचाने, सुविधाएं देने और मॉनिटरिंग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। टीम 11 हर 3 दिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट देती है। ये भूमिका टीम 11 की यहां पर है। जी हाँ, इस खबर पर और इस मुद्दे को और अधिक बारीकी समझने के लिए जुड़ गए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता विनोद मिश्रा। विनोद का हम रुख कर लेते हैं। विनोद, आज भी बैठक हुई, रोजाना टीम 11 के साथ सीएम योगी बैठक करते हैं। कल 20 तारीख है, पहले ये बताइए कि कल से बदलाव क्या होने वाला है, किन इलाकों में, किन क्षेत्रों में कल से छूट? देखिए, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो कल ये तय हो जाए, आज तय कर दिया गया है कि कल से क्या खुलेगा और क्या बंद होगा। इसके बाकायदा जो आदेश है वो मुख्यमंत्री ने जारी कर दिया। शाम को उन्होंने बाकायदा सभी जिलों के डीएम, कप्तान और अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने साफ कर दिया कि क्या क्या कल से खुलेगा और कैसे खुलेगा। क्योंकि रियायतें, सहूलियतें देना है सरकार को, सरकार ने तय किया है, क्योंकि गृह मंत्रालय की ये गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है। लेकिन शर्तों के साथ कि क्या और वो शर्तें क्या होंगी, मुख्यमंत्री ने आज बताया है। 59 जिले ऐसे हैं जिनको रियायतें मिलने जा रहा है। 19 जिलों का फैसला वहां के डीएम को करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पर 10 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, वहां के डीएम ये तय करेंगे कि उनको कितनी रियायत दी जा सकती है, कौन कौन सी रियायतों का फायदा वहां के लोगों को मिल सकता है।
सरकार ने यह तय किया है कि अलग अलग सेक्टर्स में काम को शुरू किया जाएगा। कल से बहुत सरकारी ऑफिसेज जो है वो मैक्सिमम ऑफिसेज खुल जाएंगे। क और ख के जो अधिकारी हैं वो भी आएंगे। विशेष सचिव सुपर अधिकारी अभी लगातार ऑफिसेज आ रहे थे, मंत्री ऑफिस में बैठने लगे हैं। कल से क और ख के जो अधिकारी होंगे वो भी अपने ऑफिसेज में आने लगेंगे। इसके पहले उन तमाम विभागों को सैनिटाइज करने का काम आज किया गया है। कल भी बाकी जो विभाग छूट गए उनको सैनिटाइज किया जाएगा। दो चीजें बहुत खास है जो पूरे चाहे वो 59 जिले हों और चाहे वो 19 जिले हों, वो 19 जिले जहां पे डीएम को फैसला करना है, ये हर जिले में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना ही करना होगा। ये मस्ट है। जो भी चेहरे घर से बाहर निकलेगा वो मास्क लगाएगा, ये मस्ट है। सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हर जगह होगी, ये मस्ट है। इसके अलावा डीएम तय करेंगे वहां के 19 जिलों के खास तौर पर कि वहां के लोगों को क्या क्या रियायतें मिल सकती हैं। जो 4 सेक्टर्स है जिसमें सबसे ज्यादा रियायतें देने जा रही है सरकार। जी, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके बारे में विस्तार से आपने जानकारी दी। मैं आपसे एक बहुत जमीनी स्तर से जुड़ा सवाल पूछना चाहूंगा कि तमाम देश से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं और हम कंपेयर करते हैं उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को, क्या फर्क नजर आता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, स्थितियों पर लगातार उन्होंने नजर भी बना रखी है। आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए, यूपी में आंकड़े 4 डिजिट पे पहुंच चुके हैं। 1000 से ज्यादा की संख्या हो गई, 1020 से ज्यादा संख्या है। आंकड़े थोड़े डरावने हैं, थोड़े से परेशान करने वाले हो सकते हैं, लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए और सरकार जिसको लेकर थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव सोच रखी हुई है, वो ये है कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो उन एरियाज के आ रहे हैं जिसे पहले ही हॉट स्पॉट के तौर पर जिनकी पहचान की गई है और जिनको सील कर दिया गया है। तो ये एक राहत की बात है कि अभी जो टेस्टिंग हो रही है, जो लोग सामने आ रहे हैं, जो केसेस निकल के बाहर आ रहे हैं, वो मैक्सिमम उन्हीं सेक्टर्स के हैं, उन्हीं हॉट स्पॉट्स के हैं। तो वो ऑलरेडी सील्ड है और वहां से संक्रमण बाहर जाने का खतरा कम है, चांसेस बहुत कम हो रही हैं। तो इसीलिए कम्युनिटी स्प्रेड हो पाएगा, इसकी संभावना नहीं लगती सरकार को। सिस्टम की कोरोना के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी है और यही वजह है कि सिस्टम 24/7 लगातार काम कर रहा है और हम भी लगातार हर खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विनोद, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त लॉकडाउन से जुड़ी एक बड़ी खबर और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है, इसके लिए इसी तरफ करते हैं मेरे सहयोगी अंजलि का। अंजलि, ओवर टू यू। बिल्कुल, बड़ी खबर दिव्यांश अपने दर्शकों को हम दे दें कि 19 जिलों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कल से लॉकडाउन में छूट मिलेगी। सीएम योगी ने केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक छूट देने का निर्देश दिया है। 10 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों में छूट का फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी सीएम योगी के साथ आज बैठक में शामिल हुए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। जिले के अधिकारियों से बैठक की गई और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। संस्थानों और फैक्ट्रियों में केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक ही काम हो। जो भी कंपनी केंद्र की गाइडलाइन के हिसाब से अगर काम करती नहीं पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। कोरोना के कहर ने पूरे देश की रफ्तार रोक दी है। लॉकडाउन के चलते ट्रेन और बसों समेत आने जाने के सभी संसाधन बंद हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा तकलीफ में वो मजदूर थे दूसरे राज्यों में जो फंसे हुए थे। दिल्ली में मजदूरों को कहीं से कोई राहत का रास्ता नहीं दिखा तो मीलों पैदल चलने के लिए राजी हो गए थे। मगर तभी यूपी से एक ऐसी गुड न्यूज आई। योगी सरकार के एक फैसले ने मजदूरों का दर्द दूर कर दिया। दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन पर लगा मजदूरों का मजमा किसे याद नहीं होगा। ये तस्वीरें डरा रही थीं, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रही थीं। मगर मजबूर मजदूरों के जहन में सिर्फ अपने परिवारों की चिंता और भुखमरी का डर था। सो उन्होंने मीलों की दूरी पैदल ही तय करने की ठान ली थी। मजदूर पैदल सफर के लिए निकल भी पड़े थे कि तभी योगी सरकार इनके लिए मसीहा बनकर खड़ी हो गई। सरकार ने पलायन कर रहे मजदूरों का दर्द समझा। यूपी के 6 रूट्स पर 21 बसें चलाने का फैसला लिया गया और 1000 बसें लगाकर मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया गया। नोडल अधिकारी इन सब के लिए तैनात किए हैं। ये नोडल अधिकारी
एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर इन राज्यों से जुड़े हुए जो भी नागरिक होंगे उनके बारे में संबंधित जिला प्रशासन को आवश्यक सूचनाएं देने और उनको हर प्रकार से प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, जहां इसकी चिंता करेंगे। अगर सरकार इन लोगों को बसों की सुविधा नहीं देती तो लॉकडाउन बेअसर हो जाता। दिल्ली से लेकर गाजियाबाद तक लगी मजदूरों की लाइनें तो आपने देखी ही होंगी। बच्चों को गोद में लिए हाथ में सामान लादे लाखों लोग सड़क पर थे, जिससे लॉकडाउन विफल होने की आशंका भी बढ़ रही थी। और दूसरा, ये मजदूर भी बड़ी मुसीबत में थे। सीएम ने न सिर्फ इसका संज्ञान लिया बल्कि फौरन फैसला भी लिया। पूरे सरकारी अमले को व्यवस्था में लगा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़ जैसे इलाकों से बसें लगाकर लोगों को गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था कराई गई। यात्रियों को रवाना करने से पहले बसों को सैनिटाइज कराया गया था। यात्रियों को दूर दूर बिठाया गया था, जिससे संक्रमण का भी पूरा ख्याल रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो लॉकडाउन का ऐलान होने पर मजदूर कैसे परेशान हुए थे, इसकी तस्वीरें आपने देखी। ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि मजदूरों को राहत देने वाला सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। योगी सरकार ने मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए डाले। पैसे निकालने की सहूलियत के लिए माइक्रो एटीएम्स लगाए गए। शहरों से गांव आए मजदूरों के लिए रोजगार की प्लानिंग हो रही है और मनरेगा के तहत मजदूरों को अब रोजगार भी मिलेगा। मजदूरों को नहीं, दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों की भी योगी सरकार पूरी मदद कर रही है। लॉकडाउन के बीच कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के हजारों छात्र फंसे हुए थे, जो कि खाने पीने को लेकर बेहद परेशान थे, लाचार हो गए थे। ऐसे में योगी सरकार ने उन्हें राज्य वापस लेकर आई। सभी छात्र सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करते हुए घर पहुंचे। सीएम योगी का ऑपरेशन कोटा। कोटा में फंसे छात्रों को निकाला। सरकार का से शुक्रिया अदा करते हैं। जनता के साथ विपक्ष ने भी सराहा। मैं यूपी सरकार को बधाई देना चाहती हूँ कि कोटा से आप छात्रों को घर वापस ले आए। ये उन छात्रों की तस्वीरें हैं जो संकट काल में एजुकेशन सिटी कोटा से अपने घर लौटे हैं। सीएम योगी की पहल पर चलाई गई सैकड़ों बसों के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ऐसे समय में जब पूरे देश में लॉकडाउन है, तब ये छात्र अपने घरों से दूर कोटा में फंसे हुए थे। खाने पीने की तमाम समस्याएं सामने आ रही थी। परिजन परेशान थे। अधिकतर छात्रों को खाना बाहर से आता था, लिहाजा संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा था। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन छात्रों को कोटा से वापस लाने का फैसला लिया। करीब 200 से ज्यादा बसों को इस काम में लगाया गया। फिर 50 से 60 सीटों वाली इन बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर बस से करीब 30 छात्रों को उत्तर प्रदेश लाया गया। योगी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने हमें कोटा से घर आने की अनुमति दी। उन्होंने हमें बच्चों को सही सलामत निकाल दिया। उसके बाद किया जाएगा कि तो पहुँचते नहीं है, लेकिन अभी तक सही है। हम बहुत खुश रहेंगे, मतलब वहाँ पे हम लोग को लग रहा था कि हम घर जाए, वहाँ से अच्छा नहीं लग रहा था। बंद था तो कोचिंग भी बंद हो गया था ना, टेस्ट हो गए थे, तो हम लोग को लग रहा था घर जाए। छात्रों के वापस लौटने से कोरोना संक्रमण का खतरा ना बढ़े, सरकार ने इसका भी पूरा ख्याल रखा है। कोटा से लाए गए सभी छात्रों के चेकअप की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी छात्रों को क्वारंटीन में रहने को कहा गया है। फिर वो जौनपुर हो या फिर मुरादाबाद, अमरोहा, औरैया या फिर प्रयागराज। जो हमारे जिले के होंगे उनको हम अपने जिले में रोकेंगे और उनको घरों तक पहुंचाएंगे। जो अन्यत्र जिले के होंगे, जैसे मंडल के जिले हैं, अभी हमारे पास 26 बच्चे आए हैं, जिसमें से 12 रामपुर के हैं। 30 बसों में बच्चे हमारे यहाँ आए हैं, इसमें करीब 450 से ऊपर बच्चे हैं।
और उनको रखा गया है विभिन्न स्थानों पर। वहाँ पर पुलिस और प्रशासन और चिकित्सीय टीम की व्यवस्था कर दी गई है। सब बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार बसों के जरिए राजस्थान के कोटा से करीब 7,500 छात्र छात्राओं को प्रदेश वापस लेकर आई है। छात्रों के साथ सरकार मजदूरों की समस्याओं को भी दूर करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के कोटा में देश भर के करीब 30,000 छात्र फंस गए। इनमें से 7,500 छात्र छात्राएं उत्तर प्रदेश के हैं और छात्र छात्राओं को उनके घर लाने के लिए उत्तर प्रदेश से करीब 250 बसें भेजी गई थी। एक बस में 25 छात्रों को ही लाने के निर्देश दिए गए थे। घर जाने से पहले अब सभी छात्र छात्रा जो हैं वो 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे। उसके बाद सभी अपने घर चले जाएंगे। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश लगातार जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। कोरोना संकट में गरीब किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिनको राहत देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। और आगे क्या प्लान है, इसी पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत देखिए। इस वक्त जो हमारे नायक हैं वो बदल रहे हैं। नायक जो है वो फिल्मी सितारे जो थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे, अब वो अपने घरों में पसीना बहा रहे हैं और किसान को, जवान को, डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को और आप जैसे देश के जो राजनेता हैं उनको पसीना बहाने के लिए बहाना नहीं चाहिए। जिम नहीं जाना है, नेचुरल कोर्स में प्राकृतिक तौर पर पसीना बहता है। तो आप क्या कहेंगे कि लॉकडाउन ने एक अच्छा संकेत भी दिया है
कि भैया हमको खाना पचाने के लिए जिम नहीं जाना है, हमको तो खेत जाना है, पार्लियामेंट जाना है, कार्यकर्ताओं से मिलना है, उनकी शादी में जाना है, उनके यहाँ खुशी में जाना है, उनके यहाँ दुख में जाना है और दिन भर दौड़ना है। पसीना बहाने के लिए आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारतवर्ष की कुछ विशेषताएं हैं। सब लोग इस बात को जानते हैं कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में भारत खड़ा रह सकता है। यह हमारे देश ने, हमारी संस्कृति ने, हमारे देश के जवानों ने एक बार नहीं अनेक बार सिद्ध करके दिखाया है। आज कोरोना वायरस का संकट है, इस महामारी से सबने बचना है, यह ज़रूरी है। बचने के लिए जो आवश्यक पथ्य और परहेज हैं वो सबको पालन करने चाहिए और साथ ही साथ यह ज़रूरी है कि जब संकट का काल हो तो हम अपने को सुरक्षित रखें। संकट के काल में जिन योद्धाओं का सम्मान करना है हम उनको सलाम करना भी नहीं भूलें। संकट के काल में हमारा अपना क्या दायित्व है, इस दायित्व का भी हम पालन करते रहें। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में 7 बातें लोगों से कही थी और मैं समझता हूँ उन 7 बातों को लोगों ने अंगीकार किया। ये 7 बातों का भी पालन अगर हम कर रहे हैं अपने घर में, परिवार में, समाज के साथ, तो निश्चित रूप से हम अपने दायित्व का ही पालन कर रहे हैं। जो व्यक्ति केंद्र सरकार में है वो अपना दायित्व निभा रहा है, जो अस्पताल में डॉक्टर है वो अपना दायित्व निभा रहा है, जो सफाई कर्मचारी है वो अपना दायित्व निभा रहा है, राज्य के अफसर हैं वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, व्यापारी हैं सप्लाई चेन न टूटे इस दृष्टि से अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, किसान जो है खेत में काम करके अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। यही तो भारत की विशेषता है कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी आ जाए तो भारत उस चुनौती का न सिर्फ सामना करने को तैयार है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा है। यह संकेत सारी दुनिया को इस दौरान भी मिल चुका है। नरेंद्र सिंह जी, 2 सवाल ऐसे इम्पोर्टेंट है इस समय कि घर में रहकर हमको सिर्फ 2 चीजें चाहिए थी, खाना मिल जाए और पानी मिल जाए और घर में हम सुरक्षित रहें। बाकी बहुत सी चीजें मिले ना मिले, गाड़ी घोड़ा सब अपने घरों में बंद हैं, धूल खा रहे हैं, काम वाले नहीं आ रहे तो खुद ही काम करिए, आप सफाई करिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो हमने देखा कि वक्त के हिसाब से आदमी बदल जाता है और कईयों ने तो घर से नौकरों को इसलिए जाने के लिए कह दिया कि भाई तुम घर जाओ, अपने सुरक्षित रहो, हम भी सुरक्षित रहेंगे, हम घर में काम कर लेंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो किसान जो सब्जी पैदा कर रहा था, क्योंकि हमने दाल का इंतजाम कर लिया, चनों का दलहन तिलहन का इंतजाम हो गया और बाकी चीज़ें हो गई तो दाल रोटी मिल जाएगी, लेकिन सब्जी पैदा करने वाला किसान जिसकी सब्जी के लिए संकट खड़ा हुआ, हालांकि एक मैकेनिज्म था, सरकार ने छूट दी थी जगह जगह, तो सब्जियों का आवागमन बढ़ा है, लेकिन कई किसान मजबूर हैं, उन्होंने खेत में जानवरों को छोड़ दिया है। सब फसल जो है वो ना तो उसको सब्जी को तोड़ने के लिए तैयार है, ना मंडी ले जाने के लिए तैयार है, और उनकी हालत ये है कि वो कहते हैं साहब कि इसका कोई फायदा नहीं है, ना तो हम किसी के घर पहुंचा पाएंगे, ना कोई हम बेच पाएंगे। तो कई जगह से तस्वीरें आई, छत्तीसगढ़ से आई, मध्य प्रदेश से आई, पंजाब से आई, हरियाणा से, हिमाचल से, जम्मू कश्मीर से, क्योंकि ये गलती ना तो केंद्र सरकार की है ना राज्य सरकारों की, हालात ऐसे हैं, क्या करें अब। लेकिन हमने ऑनलाइन डिलीवरी तक देखी है, हमारे घर में अगर हम टमाटर भी मंगाते तो ऑनलाइन आता है। ये किसान कब ऑनलाइन हो जाएगा हमारे लिए, ऐसा कोई मैकेनिज्म बनेगा तोमर साहब? देखिए, इस परिस्थिति में निश्चित रूप से मैं इससे इनकार नहीं करता कि सब्जी उत्पादन करने वाले किसान और फल का उत्पादन करने वाले किसान को निश्चित रूप से परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन आप सब ने यह भी अनुभव किया होगा कि सब्जी का संकट पूरे देश में कहीं खड़ा नहीं हुआ। शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ भी सब्जी पर्याप्त मात्रा में लोगों को मिलती रही।
लेकिन यह सच है कि परिवहन की आवाजाही कम होने के कारण जितनी मात्रा में सब्जी आना चाहिए थी उतनी शहरों में नहीं आई, तो लोगों ने थोड़ी कम थी तो उसमें काम चलाया, 2 सब्जियां आई 2 नहीं आई तो उसमें काम चलाया। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से हम देखें तो एक फ़ायदा इसमें भी दिखाई दे सकता है सकारात्मक दृष्टि से कि गांव में सब्जी का उत्पादन होता था और सारी सब्जी सवेरे ट्रैक्टर में भर के मंडी में आ जाती थी और ग्रामीण क्षेत्र में सब्जी का संकट रहता था। लेकिन इस बार जो सब्जी मंडी नहीं आ पाई उसकी उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में रही, तो गांव के नागरिक भी बड़े अच्छे से सब्जी सस्ते दामों पर ले सके और उसका उपयोग कर सके। नरेंद्र सिंह जी, जो हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो हमारे रिपोर्टर्स जो हैं इस समय हमारा एक मकसद है कि जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इस समय अगर कोई है तो वो मजदूर है और किसान है, और जवान तो देश की सीमा पर भी है, पाकिस्तान को भी जवाब दिया जा रहा है, और अंदर जो जवान हैं वो पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री के जवान हैं, वो कोरोना से बिना डरे हुए लोगों को समझाने के लिए दिन रात सड़कों पर है। लेकिन एक तस्वीर देखिए आप, पंजाब के कई इलाकों में बेमौसम बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई हैं। तैयार फसल खराब होने से किसानों में निराशा दिख रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर कानपुर से भी आई है, यानी पंजाब के बाद यूपी। अचानक बदले मौसम ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। बेमौसम आंधी तूफान के साथ हुई बारिश ने खड़ी हुई गेहूं की फसल पर भारी तबाही मचाई है। नरेंद्र सिंह जी, जरा ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, फिर आपके पास हम आते हैं। ये 2 तस्वीरें हैं नरेंद्र सिंह जी, एक कानपुर की तस्वीर है, एक पंजाब की तस्वीर है। फसल गेहूं की है, आंधी तूफान की वजह से जमीन में बिछ गई है। किसान तो हालांकि हर परिस्थिति में अपने आप को खड़ा कर लेता है। फसल चाहे गेहूं की बालियां जमीन पर आप देख रहे होंगे खेत में लेटी हुई हैं, किसान बैठा हुआ है। ये बालियां जो हैं जो खड़ी हुई हैं वो लहरा रही हैं, ये बता रही हैं कि किसान फिर खड़ा हो जाएगा। ये तस्वीरें देखिए आप। अगर आप हिंदुस्तान में एक व्यवस्था को समझना चाहते हैं तो हम ये गुजारिश करेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑनलाइन डिलीवरी लेने वाले, अगर हम लोग घरों में बैठकर इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको तकलीफ समझ में आएगी किसान कितना परेशान है। मौसम की मार झेलता है, व्यवस्था की मार झेलता है, दलालों से परेशान होता है, मंडी में जाता है तो मुश्किल होती है। सरकार ने मैकेनिज्म बताया है, लेकिन व्यवस्था चलाने वाले हम आप लोग हैं जो किसान की उस मुश्किल को नहीं समझ पाते हैं। तो तस्वीरें देख लीजिए। नरेंद्र सिंह जी के पास वापस चल रहे हैं। नरेंद्र सिंह जी, आप किसान के बैकग्राउंड से आते हैं। मुझे ये सौभाग्य है कि मैं उस परिवार से हूं जहां आज भी लोग किसानी करते हैं। मैं आधिकारिक तौर पर किसान नहीं हूं क्योंकि मैं पत्रकार बन चुका हूं, लेकिन मेरे ज़मीन मेरे नाम पर भी मेरे पूर्वजों ने कर रखी है। मेरे पिताजी ने मुझे ज़मीन दे रखी है कि ये तुम्हारा हिस्सा है। मैं समय समय पर जाता हूं, देख लेता हूं कि अपने खेत हैं। ये बात मैं जो आपसे पूछ रहा हूं कि खड़ी हुई बालियां या अधपकी बालियां खेत में बिछ चुकी है। अब जब ये फसल काटेंगे, गहाई करेंगे तो इसका जो दाना है वो काला हो जाएगा या उसकी चमक खत्म हो जाएगी या वो सड़ जाएगा। तो अब वो किसान क्या करे? देखिए दिलीप जी, आपकी बात से मैं असहमत नहीं हूँ। हम सब इस बात को जानते हैं कि किसान कितना भी परिश्रम करे, सरकारें कितने भी उसके हित में योजनाएं बनाएं, लेकिन इसके बावजूद भी किसान को प्रकृति पर निर्भर रहना ही पड़ता है। किसानी के क्षेत्र में सरकार का निवेश बहुत है। आप देखेंगे तो अकेले पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपया किसानों की जेब में डालने का काम भारत सरकार करती है। किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी जाती है और 2 रुपये किलो में गेहूं लोगों को वितरित किया जाता है। अगर हम देखेंगे तो फर्टिलाइज़र पर लगभग 1 बोरी पर 1000 रुपये की सब्सिडी किसानों को प्रदान की जाती है। उन्हें अच्छा खाद मिले, अच्छा बीज मिले, अच्छी एडवाइजरी मिले, समय समय पर मौसम की उनको जानकारी दी जाए, उनको बाज़ार मिले और सब प्रकार की सुविधाएं देने के बावजूद भी अगर
प्रकृति नाराज हो जाए तो सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं और किसान का परिश्रम धरा का धरा रह जाता है। इससे बचने के लिए फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत यह कोशिश की जाती है कि किसान को राहत पहुंच सके और उसको नुकसान की भरपाई हो सके। जैसा मैंने पूर्व में भी बताया, जब मोदी जी सरकार में आए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा को उन्होंने परिवर्तित किया और इस योजना में फिर दोबारा से अभी परिवर्तन हुआ जो खरीफ की फसल से शुरू होगा। विगत 2 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो फसल बीमा के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसान से प्राप्त हुआ और नुकसान की जो भरपाई है वो 58,000 करोड़ रुपए की गई। उसके बाद भी कुछ किसान संगठनों को शिकायत थी कि इसको स्वैच्छित किया जाना चाहिए, बाकी और परिमार्जित किया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने उसमें और सुधार किया है और जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया कि पिछले वर्ष का बहुत सारे किसानों को फसल बीमा का मुआवजा नहीं मिल पाया था, तो लॉकडाउन के इन्हीं दिनों में 3,242 करोड़ रुपया अभी हम लोगों ने भुगतान किया है। सब्जियां जो है खेतों में खराब हो रही हैं। जिले के सुरगांव, खड़ला में सब्जी उत्पादक किसान सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ जो स्थिति है वो ये बताती है कि प्रकृति नाराज है, लेकिन किसान परेशान नहीं है क्योंकि वो जानता है निपटना पड़ेगा। या तो सब्जी फेंक दे रहे हैं या जानवरों को खिला दे रहे हैं। आपने कहा कि गाँव में भी लोग आजकल खा ले रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम जैसे नौकरी पेशा लोग, आप जैसे राजनेता, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के जो मालिकान हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो लोग हैं, वो क्या व्यवस्था बदलने में किसानों की मदद कर सकते हैं? आपकी सरकार का बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इनकी आय को दोगुनी करना है। सब तरह की मार इनको पड़ती है। ये प्रकृति नाराज हो जाए तो वो मार है, बीमा कंपनियां इनसे प्रीमियम लेती हैं, इंश्योरेंस के लिए चक्कर कटा कटा के इनके जूते चप्पल वैसे ही घिस जाते हैं। दलालों का अलग खेल है, साहूकारों का अलग खेल है। आपकी मंशा पर सवाल नहीं है, राज्यों के नियत पर सवाल नहीं है, बट सवाल ये है कि जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आए, विरोध भी झेलना पड़ा, विरोधी सवाल उठा रहे हैं, ताली थाली की बात करने पर सवाल उठा रहे हैं, मोमबत्ती दिया पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम साफ कह रहे हैं कि हम देश के साथ हैं। प्रधानमंत्री जो करेंगे, गलत करें सही करें, हम देश के साथ हैं। अगर वो देश के साथ खड़े हैं तो हमको खड़ा होना पड़ेगा। मोरल डाउन करने वालों के साथ हम नहीं हैं, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं लॉक हैं, हम डाउन नहीं है नरेंद्र सिंह जी, और हम हैं इंडिया वाले। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि एक किसान पुत्र के रूप में, एक राजनेता के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर, एक किसान हितैषी नेता के तौर पर, आपको नहीं लगता कि अव्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत पड़ गई है? क्यों? क्योंकि सबसे जो पीड़ित है, सबसे जो परेशान है वो किसान है। आप बार बार कह रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री का एजेंडा है, उन्होंने आपकी जो ये फसल बीमा योजना है उसमें तमाम परिवर्तन किए और बदलाव होने चाहिए, लेकिन जो आदमी पैदा नहीं करता है, जो आदमी खेत में गड़ता नहीं है, जमीन में उसकी पैर धंसते नहीं है, जहां रात में कीचड़ में नहीं जाता, रात में पंप का पानी चलाते समय ठंडी में जब उसके पैर गल जाते हैं, वो दर्द किसने देखा है? बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां फार्मिंग करना चाहती हैं, जमीन की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होती है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे नेता के तौर पर नहीं, मंत्री के तौर पर नहीं, मैं एक व्यक्ति के तौर पर पूछता हूं कि मैंने तो कम से कम अपनी उम्र में ये माहौल नहीं देखा था कि सिर्फ और सिर्फ मेरी 2 जरूरतें थी, मुझे आप खाना दीजिए और मुझे आप थोड़ी सी बाकी व्यवस्थाएं जो जरूरत की है वो घर में कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाना ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खाना। दिलीप जी, आपकी बात ठीक है, सवाल आपका काफ़ी बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। एक तो बैतूल की सब्जी का आपने जिक्र किया, मैं इसके लिए आपके माध्यम से राज्य शासन को और जिला प्रशासन को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति में किसी भी प्रकार की, किसी भी खाने पीने की चीज़ पर आवाजाही की रोक नहीं है, तो जिला प्रशासन को इस बात की भी समीक्षा करना चाहिए कि उनके यहाँ किस चीज़ का प्रचुर मात्रा में उत्पादन है और उसका विपणन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा।
अगर विपणन नहीं हो पा रहा है तो विपणन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, किसानों के साथ मीटिंग करना चाहिए, वो अपनी फसल को बाज़ार में लेकर आएँ, दूसरे ज़िले में पहुंचाना है तो दूसरे ज़िले में पहुंचाएं। ये फैसिलिटेशन हम लोगों को सबको मिलकर करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है अगर राज्य शासन के लोग मेरी बात से सहमत होंगे तो इस दिशा में वो आगे कदम उठाने के लिए प्रवृत्त होंगे। दूसरा, जहाँ तक प्राकृतिक आपदा का सवाल है तो निश्चित रूप से एक बात सभी को समझ में आती है कि पूरा देश और पूरी दुनिया जिस प्रकार से आज कोरोना वायरस से पीड़ित है, वैसे ही क्लाइमेट चेंज की परिस्थिति को लेकर भी चिंतित है। मौसम परिवर्तन दिनों दिन हो रहा है। मौसम परिवर्तन की जो स्थिति है उसको दृष्टिगत रखते हुए अनेक कदम सरकारों को भी उठाने की ज़रूरत है और कृषकों को भी समझने की ज़रूरत है। जी हां, लॉकडाउन के दौरान किसानों को जो समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं कैसे खत्म होंगी, इसी को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से हमारी खास बातचीत हुई। ये पूरा इंटरव्यू आप देखते हैं रात 10 बजे। तो चलिए बात करते हैं आगे की। कोरोना की इस महामारी में सबसे ज्यादा मुसीबत में है गरीब और दिहाड़ी मजदूर। ये लोग रोज कमाते थे और रोज खाते थे, लेकिन लॉकडाउन के इस दौर में कैसे कमाएं और कैसे खाएं, योगी सरकार ने सबसे पहला काम यही किया, किसी को भूखा ना सोना पड़े, इसलिए पूरे यूपी में कम्युनिटी किचन चल रहे हैं। कहीं भी भोजन का संकट ना आने पाए। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये वचन गरीबों को जीवन दे रहा है। संकट की इस घड़ी में जो लोग बेघर हैं, जिनके रोजगार प्रभावित हुए हैं, उन्हें भूखे पेट नहीं सोना पड़ रहा। उनके लिए यूपी में 500 से ज्यादा कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं। यहां से गरीबों को खाने के पैकेट मिल रहे हैं। कई होटल, फास्ट फूड मेकर्स, मिड डे मील संस्थाओं, धर्मार्थ संस्थाओं, मठ, मंदिर, गुरुद्वारे और ऐसी तमाम जगहों पर बड़ी मात्रा में रोज खाना तैयार हो रहा है और ये खाने के पैकेट जरूरतमंदों तक पहुंचाए जा रहे हैं। देखिए, इस टाइम इस लॉकडाउन की बंदी से जो भी दिहाड़ी मजदूर हैं और ज़रूरतमंद लोग हैं वो भूखे हैं, और इसमें हम लोगों ने जिला प्रशासन की मदद से हमें कम्युनिटी किचन बनाने का आदेश मिला और ये हम कम्युनिटी किचन बनाकर हम ज़रूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। खाने के पैकेट पहुंचाने के लिए 12,000 से ज्यादा वाहनों की व्यवस्था की गई है। सभी मंडलों में करीब 5,419 मोबाइल वैन, ई रिक्शा, ट्रैक्टर या मोटर गाड़ियों से डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था की गई है। ठेला, हाथगाड़ी, मैनुअल गाड़ियों में भी 6,000 से ज्यादा वाहनों की व्यवस्था है। सीएम योगी की सबसे खास बात यह है कि निर्देशों का पालन कितना सही तरीके से हो रहा है। वो न सिर्फ इसकी मॉनिटरिंग करते हैं बल्कि मौके पर खुद भी पहुंचते हैं। कम्युनिटी किचन में खाना किस गुणवत्ता का बन रहा है, सीएम योगी ने खुद इसका निरीक्षण किया। लखनऊ के कम्युनिटी किचन में पहुंचकर सीएम योगी ने खाने के पैकेट भी देखे। मैंने उत्तर प्रदेश की अपनी टीम 11 को इस बात के लिए पूरा निर्देश दिए हैं, एक कहीं भी भोजन का संकट ना आने पाए। सरकार 1 अप्रैल से दिहाड़ी मजदूरों और अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 महीने का अनाज भी मुफ्त दे रही है। इससे पहले योगी सरकार मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए भी भेज चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो राज्य सरकार गरीबों को कम्युनिटी किचन के जरिए राहत पहुंचा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने भी गरीबों के लिए पैकेज का ऐलान किया है। 1.70 लाख करोड़ रुपए पैकेज सरकार गरीबों की मदद कर रही है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से 80 करोड़ गरीबों को राहत मिलेगी। मनरेगा का भी पैसा बढ़ाया जा रहा है। 5 करोड़ परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। जनधन खाता धारकों को 500 रुपए की मदद, इसके अलावा मुफ्त सिलेंडर भी मिल रहा है। दंगा करोगे तो भरोगे, ऐसे तेवर रखने वाले सीएम योगी फिर उसी एक्शन में हैं और खबरदार कर रहे हैं कि कोरोना वॉरियर्स पर अगर हमला हुआ तो एनएसए के तहत कार्रवाई होगी।
यूपी ऐसा पहला राज्य है जहां इसकी सख्ती दिखाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ अपने जीवन में सख्त अनुशासन का पालन करते हैं। निजी जिंदगी के इस अंदाज को सीएम योगी ने शासन के अपने तरीके में भी उतारा है। आप लोकतांत्रिक तरीके से टीएमसी की गुंडागर्दी वाली सरकार का मुकाबला करिए, हम सब आपके साथ में हैं। यही वजह है कि योगी सरकार बड़े फख्र से ये बात रखती है कि उसके शासन में यूपी की कानून व्यवस्था वैसी नहीं जैसी पिछली सरकारों के वक्त थी। अनुशासन को लेकर सीएम योगी की यह सख्ती सीए के खिलाफ हिंसात्मक प्रदर्शनों पर लिए गए फैसलों में भी दिखी। योगी सरकार ने हिंसा के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही नुकसान की वसूली का फैसला किया और जब कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग छिड़ी तो यही सख्ती लॉकडाउन के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी नजर आई। अभी मुरादाबाद में एक घटना आई है आपके संज्ञान में, आप लोगों ने रिपोर्ट किया है। यहाँ पर स्वास्थ्य टीम गई थी, कल एक व्यक्ति की डेथ हुई थी और उसी के क्रम में उससे जुड़े हुए लोगों की जब स्वास्थ्य टीम लेकर जा रहे थे, कुछ लोगों ने पत्थर फेंका था। एक डॉक्टर को चोट लगी है, उनको 3 टाके लगे हैं। तो ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस ऐसे लोगों पर जिन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों का, पुलिस विभाग के अधिकारियों का जो दिन रात जुटकर इसमें काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर बहुत सख्ती से कार्रवाई हो, उन पर एनएसए भी लगाया जाए। कोरोना वॉरियर्स पर हमले की घटनाओं पर योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना वॉरियर्स पर हमले के आरोपियों पर एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी। मुरादाबाद में हुए पत्थर कांड के बाद सीएम योगी का पारा चढ़ा हुआ है, इसीलिए पुलिस भी एक्शन में है और मुरादाबाद में कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वाले 18 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुकी है। सभी आरोपियों पर एनएसए के तहत कड़ी कार्रवाई हुई है। मुरादाबाद में डॉक्टरों की टीम कोरोना पॉजिटिव मृतक के यहां पहुंची थी ताकि उसके परिवार और संपर्क में आए लोगों को क्वारंटीन किया जा सके, लेकिन तभी भीड़ ने मेडिकल टीम पर हमला कर दिया था। इस हमले के कई वीडियो सामने आए, कहीं पुलिस वाले पत्थरबाजी के बीच जान बचाते दिखे तो कहीं स्वास्थ्य कर्मी। ये काफी घना इलाका है, डेंस गलियों में से 100-150 का एक भीड़ आई और पथराव करके यहाँ से भाग गई, जिसमें पुलिस की गाड़ी भी और एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त हुई है। वीडियो में महिलाएं भी छतों से पथराव करती हुई दिखी थी। योगी सरकार ने किसी को नहीं बख्शा। पथराव करने के आरोपी 7 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। चारों लोग बैठ गए एम्बुलेंस में, हम चलने ही वाले थे, इतनी देर में वो सो गए कि मारो 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 मारो, तो वो चारों लोग उतर के भाग गए। इससे पहले मेरठ और मेरठ से पहले गाजियाबाद में भी कोरोना वॉरियर से बदसलूकी और हमले के आरोप लग चुके हैं। गाजियाबाद में आइसोलेशन वार्ड में नर्सों के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप लगा था, तो मेरठ में कोरोना वॉरियर पर हमले का आरोप लगा। इस दोनों मामलों में योगी सरकार ने सख्ती दिखाई। बरेली में भी कोरोना फाइटर्स के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। फरीदपुर के ऊंचा मोहल्ले में सर्वे करने गई नर्स ने आरोप लगाया कि सर्वे के दौरान उन्हें 20 से 25 लोगों ने घेर लिया और उनका रजिस्टर और मोबाइल छीन लिया। नर्स कोरोना के लक्षण की जानकारी लेने ऊंचा मोहल्ला पहुंची थी। फोटो खींच रही थी यहाँ से साइड से, फिर अंदर से निकल के मैं जब बाहर आई तो मेरा मोबाइल आया, पीछे रह के मैं आगे रह गई। यहीं पे मेरे साथ बहुत सारे लोग थे यहाँ पर जिन्होंने मेरे साथ ये रजिस्टर वगैरह मोबाइल वगैरह छीना था। इस मामले में फरीदपुर थाने में 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भी लगाया गया। फरीदपुर जनपद बरेली में एक एएनएम थी, वो सर्वे करने के लिए गई हुई थी, तो वहाँ पर कुछ अफवाह फैल गई
और उस अफवाह के चलते लोग वहाँ पे एकत्र हो गए और वो रजिस्टर पर चेक करने लगे। उसी में छीना झपटी में रजिस्टर फट गया था, उनका मोबाइल गिर गया था और उनके साथ मिसबिहेव लोगों ने किया। ये मैटर मैं संज्ञान में ले रहा हूँ। वहाँ के जो चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर वासित अली हैं, उनसे मैं लगातार फ़ोन से संपर्क में हूँ और डिटेल ट्रेस करके जो भी संबंधित पुलिस अधिकारी हैं उनको बता दिया है, क्योंकि हम लोग तो जो भी नियमानुसार कार्य वही करेंगे, हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना और गवर्नमेंट स्वयं और हमारा प्रशासन स्वयं इस चीज़ के प्रति बहुत गंभीर है। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा है कि पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर कोई हमला करे तो उसके खिलाफ एनएसए और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। मेडिकल टीम सुरक्षित रहे, इसके लिए मेडिकल टीम के साथ पुलिस को भी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना वॉरियर्स पर अगर हमला करोगे तो बच नहीं पाओगे, क्योंकि कोरोना वॉरियर्स पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसको लेकर एक बड़ा संदेश भी योगी सरकार ने दे दिया है। साफ कह दिया है सीएम योगी ने कि उपद्रवियों से ही वसूली की जाएगी, साथ ही साथ जो भरपाई है वो भी उपद्रवियों से ही की जाएगी। अगर संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है तो फिर पैसे आपसे ही वसूले जाएंगे। बिल्कुल अंजलि, बहुत सख्त आदेश दिया गया है और इसीलिए हम भी तो कह रहे हैं लॉक हैं, डाउन नहीं, क्योंकि हम हैं यूपी वाले। नमस्कार।